Hi and welcome back to Mathematics Queen. This is exercise 4.2 quadratic equations का 4.2 exercise है and the first question is find the roots of following quadratic equation by factorization. So वैसे तो मेरा एक जो प्लेलिस्ट में बेसिक ऑफ मैथ्स करके जो प्लेलिस्ट का एक ये है प्लेलिस्ट है बेसिक ऑफ मैथ्स, उसमें एक फैक्टराइजेशन पे मेरा सेपरेट वीडियो है. उसमें डिटेल में मैंने फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं. तो इस लेक्चर में वैसे इस लेक्चर में भी बताऊंगी मैं पूरा डिटेल में, और आप उसमें से भी जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है वो उसमें से भी आप कर सकते हैं. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. सो दिस इज क्वेश्चन 1 का फर्स्ट प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. सो बेसिकली हमको क्या करना रहता है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको और थर्ड टर्म जो कांस्टेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आता है वो सेपरेट लिख लेना है. तो यहाँ पे फिलहाल तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है विद साइन ध्यान में रखना है, तो साइन इज माइनस 10. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और लास्ट टर्म को. मैं फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स ही आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद में थोड़े से फास्ट हम लोग करेंगे. सो आपको ये आइडिया देने के लिए कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. सो 1 इंटू माइनस 10 इज -10. सो ये आंसर हमने लिखने के बाद इसके कौन से फैक्टर्स आते हैं, मतलब बेसिकली वो कौन से टेबल में आएगा. जैसे आपको इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से आना चाहिए. अब 10 है तो इजी नंबर है, हमको पता है 5 2 ज़ा 10 यानी कि 2 5 ज़ा 2 के टेबल में आता है, तो 2 5 ज़ा लिखो या 5 2 ज़ा लिखो, फर्क नहीं पड़ता. देन डायरेक्टली वो 10 के टेबल में आता है. 7 8 6 किसी टेबल में नहीं आता है, बाद में आता है 10 के टेबल में 10 1 ज़ा. नाउ हमको ये तो हो गया इसके फैक्टर्स. अब हमको ऐसे 2 फैक्टर हमको फाइनल करने हैं, या तो 5 2 या तो 10 1, जिसका एडिशन कहो या सब्सट्रैक्शन कहो, दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन बीच वाली टर्म आएगी. सो हमको दिख रहा है कि ये है 3 -3 है. बेसिकली हमको साइन के साथ देखना पड़ता है, लेकिन साइन पर हम बाद में फोकस करेंगे. पहले तो है आंसर 3 नंबर, ठीक है. तो कौन सा नंबर है, अगर मैं 10 1 लेती हूँ तो 10 में से अगर 1 माइनस करती हूँ तो आंसर क्या आता है 9, और अगर 10 के साथ 1 ऐड करती हूँ तो आंसर क्या आता है 11. सो आइदर इन दोनों का आ रहा है आइदर 9 और 11. सो ना बीच में 9 है ना बीच में 11 है. लेकिन हम लोग 5 2 को देखते हैं तो 5 2 का एडिशन तो 7 आता है, लेकिन 5 2 का सब्सट्रैक्शन कितना आता है 3 आता है. सो हमारे फाइनल फैक्टर्स हो गए 5 and 2. क्यों? क्योंकि उनका माइनस हो या प्लस कोई भी चलेगा, लेकिन उसका माइनस आ रहा है 3. नाउ कमिंग टू साइन. तो साइन का कैसा रहता है आप ध्यान में रखना. अगर यहाँ पे माइनस है, बीच वाली टर्म अगर माइनस है तो हमेशा बड़े नंबर को साइन माइनस देना है. तो यहाँ पे 5 और 2 में बड़ा नंबर कौन हो गया -5. हमारे फाइनल हो गया है -5 and 2. ये फैक्टर्स हमारे फाइनल हो गए. अब ये -5 and 2 यहाँ पे मिडल टर्म में एग्जैक्टली फिट करना है, बाकी 2 टर्म्स वैसे ही रखेंगे. सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा. बीच वाली टर्म का स्प्लिट हो गया -5x प्लस 2x, मतलब बेसिकली ये और ये हमने स्प्लिट कर दिया, और आखिरी जो टर्म है -10 वो वैसे ही लिख दिया. इस टाइप से हमको करना है स्प्लिट. जो भी फैक्टर्स हमने फाइनल किए हैं वो बीच में x के साथ फिट कर दिए. अब क्या करना है, इन दोनों टर्म को कर दिया ग्रुप करने के बाद क्या करना है, इनमें से जितनी चीजें कॉमन निकल सकती है आपको निकाल लेना है. फिलहाल यहाँ पे x कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 5 है, तो कॉमन तो कुछ निकलता नहीं है. सो हमको सिर्फ मिल रहा है x कॉमन, और बाकी चीजें जो बचती है दोनों टर्म में वो आपको रखना है ब्रैकेट में. सो एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे हो गया x माइनस 5x था, x बाहर आ गया तो ये हो गया 5. अब फिर से इन दोनों टर्म्स में से भी ऐसी चीज कॉमन निकालना है जिसके बाद जो ब्रैकेट बचेगी वो ब्रैकेट सेम इसके जैसी आनी चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, x -5 तो हमको कॉमन चाहिए ही है ब्रैकेट, हमने लिख लिया x -5. अब यहाँ पे देखना है कौन सी टर्म एक्स्ट्रा दिख रही है 2. बेसिकली साइन के साथ लिखना है तो +2 लिखेंगे. यहाँ पे क्या लिखना है +2. हमारा मेन एम था ये ब्रैकेट कॉमन निकालना. अब जो कॉमन ब्रैकेट है वो हमने नेक्स्ट स्टेप में एक बार लिख लिया, और जो बची हुई टर्म्स है दिस वन एंड दिस वन ये हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया इक्वल टू 0. अब हमारे पास 2 ब्रैकेट आ गई. क्या किया हमने, कॉमन ब्रैकेट को एक बार लिखा और जो बची हुई टर्म थी x और +2 उसको एक ब्रैकेट में डाल दिया. देन हमको इसके बाद की स्टेप करना है कि जैसे दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 है तो सेपरेट इक्वल टू 0 देना है. जैसे x -5 इक्वल टू 0 एंड x +2 इक्वल टू 0, राइट. अब ये जो टर्म रहेगी इस साइड की टर्म कांस्टेंट की वो हमको उस साइड शिफ्ट करना है, यहाँ पे भी हमको उस साइड शिफ्ट करना है. सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, उस साइड जाएगा तो +5
सो दिस इज फाइनल आंसर। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 अगर उस साइड जाता है तो इट बिकम्स -2। तो हमारे x के फैक्टर, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमको फाइनल फैक्टर्स मिले 5 and -2। तो कमिंग टू सेकंड प्रॉब्लम, ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, हर प्रॉब्लम ऐसे नहीं। एक बार आपका ये फर्स्ट 2 प्रॉब्लम में कंसेप्ट क्लियर हो गए, नेक्स्ट हम लोग फास्ट देखेंगे। सो हियर इज द सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज 2x² + x - 6। तो मैंने जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया था, x² का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट की टर्म हमको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है साइड में लिखना है। सो यहाँ पे है x² का कोएफिशिएंट 2, प्रीवियस प्रॉब्लम में कुछ नहीं था तो हमने 1 लिया था। यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है -6। सो 2 × -6 करना है। सो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो प्लस इंटू माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट साइन ऑलवेज। सो प्लस माइनस इज माइनस एंड 6 × 2 इज 12। सो हमारा आंसर आया है -12। और -12 के हमको कौन से फैक्टर्स में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 6 और 6 2 भी उसमें कवर हो जाता है दोनों तरफ से, ठीक है। देन 12 1 ज़ा, 3 4 ज़ा, मतलब 4 3 ज़ा भी हो गया, फिर और किसी टेबल में आता नहीं है। सो 2 6 ज़ा, 6 2 ज़ा, 12 1 ज़ा, 1 12 ज़ा, 3 4 ज़ा, 4 3 ज़ा, ऐसे हमको देखना है। अब इनमें से हमको चाहिए है, बीच में कुछ नहीं है, x की टर्म का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी बेसिकली 1 है। तो कौन से का सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन 1 आता है। सो हमको पता है 6 और 2, इसका माइनस करके क्या आता है 4, प्लस करके तो सवाल ही नहीं उठता, हमको 1 चाहिए। 12 - 1 करके 11 आता है, प्लस करके तो नंबर बढ़ जाएगा। हमको फिर से 1 चेक करना है, तो 3 4 ज़ा 12। क्यों? क्योंकि 4 में से 3 गए। सो हमारे फाइनल फैक्टर क्या आते हैं, 3 और 4, राइट। अब हमको क्या चेक करना है कि साइन कौन सी है बीच की, प्लस। तो साइन बीच वाली प्लस है तो दोनों प्लस हो सकते हैं। अब साइन बीच वाली प्लस है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में माइनस दिख रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन में माइनस है मतलब बेसिकली क्या है कि माइनस कब आता है, जब अपोजिट साइंस मल्टीप्लाई होती है तो हमारा आंसर आता है माइनस, जब सेम साइंस मल्टीप्लाई होती है तो आंसर आता है प्लस। तो अगर प्लस होता है यहाँ पे तो या तो दोनों को माइनस होता या तो दोनों को प्लस होता, लेकिन यहाँ पे है माइनस और हमको करना है दोनों में से एक को माइनस लगाना है। तो हम किसको माइनस लगाएंगे, बड़ी टर्म को या छोटी टर्म को, तो वो डिसाइड करेगी मिडल टर्म की साइन। सो मिडल टर्म की साइन क्या है, प्लस साइन है। सो बेसिकली जो भी मिडल टर्म की साइन रहेगी वो अगर दोनों साइन अपोजिट है तो मिडल टर्म की साइन के अकॉर्डिंग बड़े नंबर को देंगे। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में मिडल टर्म की साइन माइनस थी तो हमने बड़े नंबर को माइनस दिया था। अब मिडल टर्म की साइन प्लस है तो हम बड़े नंबर को प्लस देंगे, छोटे नंबर को माइनस देंगे। सो हमारे फाइनल फैक्टर्स हो गए -3 4। आप चेक कर सकते हैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, -12, बिकॉज हम दोनों ने मेरा -6 पे ध्यान गया था, सॉरी। ये दोनों मल्टीप्लाई करके आता है -12, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, -12 बराबर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और दोनों का एडिशन भी क्या आ रहा है, +1। सो हमको ये जो टर्म्स है ये बीच में फिक्स करनी है x को स्प्लिट करके। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना कि हमेशा देखो हमको ग्रुपिंग तो ऐसे करना पड़ता है, ये 2 टर्म और ये 2 टर्म का ग्रुपिंग और उसमें से कॉमन निकालना पड़ता है। तो हमको पता है कि 2 के साथ अगर मैं 3 लिखूंगी तो वैसे भी वो टर्म कॉमन तो आने नहीं वाली, तो हम लोग बेसिकली 4 को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4x और बाद में 3 को यहाँ पे इसके साथ 6 के साथ लिखेंगे क्योंकि 3 और 6 में भी कुछ कॉमन निकलता है। तो बचा है -3x। अब ये आपको टाइम पे दिमाग लगा तो ठीक है, अगर वैसे भी लिख लिया आपने फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आने वाला है। मैं उस टाइप से भी बता देती हूँ। इन दोनों में से ये कॉमन निकालना आसान हो गया क्योंकि ये 2 था पहली टर्म में, तो 2 का फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखा और ये 6 था इसलिए 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो ये क्या हो जाएगा, इसमें से निकलता है 2 भी कॉमन और x भी कॉमन। यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे देखो 2x बाहर निकला है तो यहाँ पे बचता है 2। अब हमको पता है कि यहाँ पे मुझे x+2 की ही ब्रैकेट चाहिए है। तो बेसिकली x+2 अंदर ब्रैकेट में दोनों प्लस है, तो बेसिकली ये माइनस हमने बाहर निकल लिया होगा तभी बीच में ब्रैकेट में प्लस आया है। सो यहाँ पे ऐसा दिमाग लगाना है, माइनस निकाल लिया और x के साथ कौन मल्टीप्लिकेशन में है 3, तो ये 3 भी हमने बाहर निकाल लिया। फिर ये ब्रैकेट जो कॉमन है वो एक बार लिख ली और जो बची हुई टर्म्स है बाहर की 2x -3 एक बार लिख लिए, x+2 = 0 भी लिख लिया, फिर से दूसरी ब्रैकेट को भी = 0 कर दिया। अब ये तो सिंपल था, +2 उधर चला गया तो -2 हो गया। एंड यहाँ पे क्या हो गया, पहले कांस्टेंट उस साइड शिफ्ट करना पड़ता है जब x का कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा, उस टाइम का बता रही हूँ। x = क्या रहेगा, पहले ये जो दूसरी टर्म रहती है कांस्टेंट की उसको उल्टा कर देना है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर देना है और जो भी x के मल्टीप्लिकेशन में है उसको अपॉन में लिख देना है। ये हो गया फाइनल आंसर। अब सवाल क्या बोला था मैंने, अगर मैंने जैसे यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के 4 वाला टर्म पहले लिखा एंड देन 3 वाला टर्म इसमें लिखा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं फिर भी फर्क क्या पड़ेगा, इस स्टेप से मतलब इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद से ऐसी स्टेप चालू होगी, 2x²
जैसे कि वैसे -3x + 4x - 6 = 0। अब दोनों टर्म में से कॉमन, यहाँ पे तो 2 और 3 है, कांस्टेंट तो कॉमन निकलता नहीं, सिर्फ x निकलता है, तो अंदर क्या बचेगा 2x - 3। अब क्योंकि ब्रैकेट तो मुझे 2x - 3 ही चाहिए, पहले इसमें से कॉमन जो निकला है। अब 2x, दोनों देखो यहाँ पे माइनस का माइनस है, प्लस का प्लस है ब्रैकेट में, ठीक है, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म माइनस। इसका मतलब जैसे यहाँ पे दोनों टर्म माइनस थी और यहाँ पे प्लस हो गई थी, इसलिए मैंने माइनस कॉमन बाहर निकाला था। लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है, तो हमको बाहर प्लस ही लिखना है जब साइन चेंज नहीं होगी। देन 2x में से और 4x में से क्या मतलब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 4x आएगा? 2 मल्टीप्लाई करने के बाद, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब जो कॉमन ब्रैकेट थी वो एक बार लिखी और जो बची हुई टर्म्स है वो एक बार लिखी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए ब्रैकेट और ये देखिए, सिर्फ क्या हो गया है, ब्रैकेट इधर की इधर हो गई, फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। ये आंसर पहले आएगा, ये आंसर बाद में आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको, जैसे मैंने ये दिमाग लगा के कुछ कर दिया, उसको नहीं भी किया आपने, सिंपल जैसे फैक्टर्स आपने निकाले हैं वैसे के वैसे भी अगर सॉल्व करते हैं तो वो भी चलेगा, दैट इज फाइन। सो कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम, √2x²। अब थोड़ा सा डिफरेंट है, √2x² + 7x + 5√2। तो रूट देख के बच्चे डर जाएंगे, तो आपको डरना नहीं है। x² का कोएफिशिएंट सेपरेट लिख देती हूँ, √2 मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट 5√2। अगर आप अंडर रूट में सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान में रखना, अंडर रूट में अगर सेम टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हटा देना है और वो टर्म नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 सेम टर्म हो गई, अंडर रूट हटा दिया तो क्या बचेगा 2 × 5। तो आंसर क्या आ गया 10। तो बेसिकली हमको फैक्टर्स करने हैं 10 के। अब 5 2 भी आता है, 10 1 भी आता है, 2 5 भी आता है, तो 1 10 भी आता है। तो ये 4 पहले प्रॉब्लम में थे, वैसे ही फैक्टर्स आ गए 10 के। अब हमको एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या चाहिए, 7। तो सिंपल है, 10 1 तो उधर ही कैंसिल हो गया, 7 हो गया हमारा 5 और 2। अब क्या हो गया कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का भी साइन प्लस है और बीच वाली टर्म का भी साइन प्लस है, और हमको पता है 7 के साथ, अभी तक के माइनस वाली प्रॉब्लम थी, लेकिन 7 के साथ प्लस करके 2 बीच वाली टर्म आएंगी। तो हमारे फाइनल फैक्टर्स वैसे ही रहेंगे, +5 एंड +2। सो √2x² + 5x, देखो अब मैं यहाँ पे 5x 2x + 5√2 वैसे के वैसा भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं अगर देखूंगी कि 5 और ये लास्ट टर्म में 5 कॉमन निकाल सकते हैं अगली स्टेप में, तो मैं क्या करूंगी 2 पहले लिख लूंगी, 5 बाद में लिख लूंगी, ठीक है, इसमें से कॉमन निकालना फिर आसान हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमारा कॉमन निकलता है √2। क्यों? क्योंकि 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल होकर क्या मिलने वाले हैं, कभी भी ध्यान में रखना, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। क्यूब रूट होगा तो वो क्यूब के साथ कैंसिल होता है, फोर्थ रूट होगा तो वो 4 के साथ कैंसिल होता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग 2 था, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। तो हमको कॉमन क्या मिलता है, दोनों में √2 भी मिलता है और x भी मिलता है। अंदर क्या बचेगा, √2 तो बाहर निकल गया, इसमें से x बाहर निकलेगा तो बचेगा सिर्फ x, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे √2x बाहर निकला है तो एक √2 बचा है। नाउ यहाँ पे x + √2 कॉमन ब्रैकेट तो रहेगी। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों की साइन प्लस है, यहाँ पे भी दोनों की साइन प्लस है, साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब बाहर लिखना है प्लस। और फर्स्ट टर्म देखो 5x है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो हमको बाहर क्या लिखना है 5। अब कॉमन ब्रैकेट एक बार, बची हुई टर्म्स एक बार, फिर दोनों ब्रैकेट को सेपरेट, क्योंकि मैं यहाँ से करूँगी थोड़ा सा फास्ट। सो यहाँ से आपको स्टेप्स पता थी अभी तक के प्रॉब्लम में, जैसे कि एंड फाइनली x = कैसे लिखते हैं, यहाँ पे √2 कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट वाले इसमें कोएफिशिएंट नहीं था x का। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट वाले में क्या करना पड़ता है, ये टर्म को उस साइड लेके जाना पड़ता है और ये टर्म को डिवीजन में लाना पड़ता है। सो x की 2 वैल्यूज आ गई, -√2 एंड -5/√2। अब फोर्थ है थोड़ा सा फिर से डिफरेंट, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस ये फ्रैक्शन है। तो हमको क्या करना पड़ता है, पहली स्टेप जो रहेगी वो रहेगी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई ने बेसिकली ये प्रॉब्लम दिया है 2x² - x + 1/8। तो बेसिकली इसके अपॉन में तो 8 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी बेसिकली क्या है 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन जो टर्म है 8 वो लिख लेंगे। अब जिसके अपॉन में है उस वाले न्यूमरेटर को वैसे ही रखना पड़ता है, और जिसके अपॉन में 8 नहीं था उसके ऊपर की टर्म्स को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसके अपॉन में 1 था, 8 नहीं है, तो 8 से मल्टीप्लाई किया ऊपर की टर्म को, तो 8 2 16x², देन -8 × 1 यानी कि 8x, और क्योंकि इसके अपॉन में 1 के अपॉन में 8 था तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 1 का वैसे ही रहेगा 1।
अब जो डिवीजन था वो उस साइड जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन। ध्यान में रखना कि इक्वल टू के उस साइड जाते समय एडिशन का होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का होता है डिवीजन और डिवीजन का होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 8 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर यहाँ पे वैसे ही बचा, यहाँ पे 8 से 0 होके 0 हो गया। अब हमको करना है जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम किया वैसे फैक्टराइज, सिंपल। फर्स्ट एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 16 इंटू 1 इज 16। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या आते हैं देखो, 2 8 जा 16 यानी कि 8 2 जा भी आ गया। देन 3 के टेबल में आता नहीं, 4 के टेबल में आता है, 4 4 जा 16। देन 5 के नहीं आता, 6 7 8, यहाँ पे एंड हो जाता है। तो या तो 2 8 फैक्टर है या 4 4 फैक्टर है। तो बीच वाली टर्म को चेक करूँ, अगर मैं 8 और 2 लेती हूँ तो 8 प्लस 2 कितना होता है, 10 होता है, और 8 माइनस 2 कितना होता है, 6 होता है। तो 10 और 6 दोनों में से कोई भी नंबर बीच में है, नहीं है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। 4 4 एडिशन 0 होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, 0 होता है, बीच वाली टर्म तो गायब नहीं है, 0 नहीं है। तो बेसिकली क्या करना है, दोनों का एडिशन। तो ये हो गया 4 4 हमारे फाइनल फैक्टर्स है। लेकिन साइन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस आ रहा है। जब मल्टीप्लिकेशन में प्लस कब आता है, जब दोनों टर्म की साइन सेम हो। तो जरूरी नहीं है कि दोनों टर्म की साइन प्लस ही होना चाहिए। दोनों टर्म की साइन अगर माइनस भी रहती है तो वो मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, प्लस ही आता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो कैसे करेंगे हम वेरीफाई, मिडल टर्म को देख के। मिडल टर्म अगर माइनस है तो दोनों टर्म को क्या रहेगा, माइनस, और मिडल टर्म अगर प्लस होती तो दोनों टर्म को होता है प्लस। सो यहाँ पे मिडल टर्म इज माइनस, सो बोथ टर्म्स विल बी -4। अब यहाँ पे तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों टर्म -4x हो गई। देन इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, यहाँ पे निकलता है 4x कॉमन, 4 4 जा 16 और -1, और यहाँ से 4x -1 ही मुझे चाहिए, ब्रैकेट कॉमन चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को और ये बची हुई टर्म्स को अगर कंपेयर करती हूँ तो 4x की भी साइन चेंज है और 1 की भी साइन चेंज है। जब अंदर की ब्रैकेट की साइन चेंज होती है तो हम लोग बाहर क्या निकालते हैं, कॉमन, माइनस। और क्योंकि टर्म्स तो चेंज हुई ही नहीं है, सी फर्स्ट टर्म को देखना है हमेशा। 4x कुछ कॉमन है, I mean, कुछ डिफरेंस है, नहीं है। सो कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा तो बाहर लिखना है 1, राइट। अब कॉमन ब्रैकेट लिख ली एक बार 4x -1, और जो बची ब्रैकेट है वो एक बार लिख ली। दोनों ब्रैकेट को सेपरेट 0 से इक्वेट कर दिया। देन अब यहाँ पे x यानी क्या रहेगा, कांस्टेंट को उस साइड लेके गए, -1 का हो जाएगा +1, और x के कोएफिशिएंट को अपॉन में लिख दिया, दैट इज 1/4। और यहाँ पे भी फिर से -1 का हो गया +1 और 4x का 4 लिख लिया अपॉन में। तो ये दोनों वैल्यूज आई सेम, 1/4। सो दिस प्रॉब्लम इज नथिंग डिफरेंट देन द सेकंड प्रॉब्लम। सो बेसिकली सिर्फ वैल्यूज बड़ी दिख रही है, इसलिए 100 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आने वाला है, 100 + 100 ही आएगा, क्योंकि दोनों टर्म्स के साइन प्लस है। 100 के कौन से फैक्टर्स आते हैं, 2 × 50 आता है, अब इतना छोटा इतना तो होगा नहीं क्योंकि ये बीच में हमको 20 चाहिए। 10 × 10 आता है, 10 10 जा 100। तो हम लोग इसको फाइनल करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिख ही रहा है कि एडिशन कितना आना चाहिए, 20। अब क्योंकि दोनों टर्म या तो प्लस रहेगी या दोनों टर्म माइनस रहेगी, राइट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है प्लस साइन। तो दोनों टर्म प्लस रहेगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि मिडल टर्म की साइन क्या है, माइनस। तो दोनों टर्म क्या रहेगी, -10 यहाँ पे कर दिया बीच वाली टर्म को -20x को स्प्लिट, -10x + 1 = 0। दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, 10 भी निकलता है, और x बचा है 10x -1। यहाँ पे भी फिर से लिख दिया 10x -1। अब यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ पहली टर्म तो सेम है, कुछ कॉमन जो है कांस्टेंट नहीं निकल रहा है, लेकिन साइंस इंटरचेंज है, साइंस इन्वर्ट हो गई है। सो माइनस का प्लस हो गया है, प्लस का माइनस हो गया है, तो बाहर निकलेगा -1। सो 10x -1 और बची हुई टर्म 10x -1 सेपरेट हमने इक्वेट टू 0 कर दिया। तो x = कांस्टेंट पहले शिफ्ट करना है, x का कोएफिशिएंट अपॉन में लिखना है। यहाँ पे भी कांस्टेंट पहले शिफ्ट किया, x का कोएफिशिएंट अपॉन में। तो ये भी प्रॉब्लम में सेम फैक्टर्स आए, दैट इज 1/10 एंड 1/10। सो यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है, इसके बाद में शुरू होते हैं क्वेश्चन 2 से चालू होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली एंड ऑल्सो आई थिंक ऑल्सो फाइंड, यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑल्सो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑल्सो। सो द सेकंड प्रॉब्लम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट प्रॉब्लम इज जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स यानी जो कंचे रहते हैं वो। तो जॉन एंड जीवंती के टुगेदर है 45 है, दोनों के मार्बल्स जितने भी होंगे दोनों के पास, उसका एडिशन कितना है, 45 है। सो राइटिंग द सिचुएशन मैथमेटिकली, फर्स्ट बिफोर राइटिंग इट वी हैव टू मेक एजम्पशंस। सो हम दोनों में से एक के एज्यूम करते हैं कि एक के मार्बल्स रहेंगे x। सो लेट जॉन्स मार्बल्स बी x। अब अगर जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स है, सो जीवंती विल हैव, सो
जीवंती विल हैव 45 माइनस x मार्बल्स। क्यों? अगर सपोज करो जॉन के पास 5 मार्बल्स हैं, हाँ, और दोनों का टोटल पता है आपको, टोटल दिया है 45 है, तो 45 में से जॉन के 5 माइनस कर दिए तो जीवंती के पास कितने हो गए? 40 मार्बल्स हो गए। सो बेसिकली दोनों का एडिशन जो भी होगा उसमें से जो हमने एज्यूम किया है उसको माइनस करना है। तो एक के मार्बल हो गए x, आपको अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है, एक के मार्बल हो गए x, तो दूसरे के क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली? दोनों के एडिशन माइनस ऑफ x। देन बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। देखो पूरा प्रॉब्लम पढ़ के उसको एनालिसिस करके सोच के इतने दूर तक धीरे धीरे नहीं करना है, जैसे जैसे आप लाइन पढ़ते हैं वैसे वैसे आपको लिखना है। सो सेकंड लाइन इज बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। हमने पहली कंडीशन लिख ली, दूसरे में क्या लिखा है? दोनों के 5 मार्बल दोनों के खो गए, 5 मार्बल्स ईच, यानी कि दोनों के 5-5 खो गए। सो बेसिकली आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, जॉन विल हैव x माइनस 5, क्योंकि उसके पास पहले x नंबर थे, अभी कितने बचेंगे? x माइनस 5। एंड जीवंती विल हैव 45 माइनस x मार्बल्स थे इसके पास, उसमें से भी 5 माइनस हो गए, तो कांस्टेंट माइनस करो, 45 माइनस 5 कितना होता है? बचे कितने? 40 माइनस x। अब ये दोनों मार्बल्स बचे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, मतलब आफ्टर लूजिंग बोल रहा है, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, दोनों के जो बचे हुए मार्बल्स है उसका प्रोडक्ट कितना है? इज 124। सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट वट एवर द क्वेश्चन इज। तो बेसिकली आपको क्या करना है? x की वैल्यू निकालना है, ये तो हर प्रॉब्लम में रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो अभी जो बचे हुए मार्बल्स है उसका जो प्रोडक्ट है वो 124 है, तो बचे हुए मार्बल्स ये हैं, इसका प्रोडक्ट यानी क्या हो गया? एक ब्रैकेट के साथ दूसरी ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में, एंड द आंसर इज प्रोडक्ट इज 124। अब हमको क्या करना है? जैसे हमने फर्स्ट 4.1 में किया था, ब्रैकेट ओपन 4.1 में ऐसे प्रॉब्लम्स हमने किए थे, यहाँ से शुरू होते हैं वो प्रॉब्लम्स। सो x के साथ पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन, बेसिकली पहले x के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 5 हो जाए 20, दैट इज 200 माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब 40x, x की दो टर्म है 40 और 5, एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है तो हमने एक बार लिख ली, बीच वाली टर्म हमेशा x की रहती है, तो 40 और 5 45x माइनस 200 कॉन्स्टेंट की एक, और ये इसको इस साइड ला लिया। सो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और ये बचेगा 324। ठीक है। अब क्योंकि हमेशा एक्स स्क्वायर जो रहता है पहली टर्म वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, सो हमको पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक द फर्स्ट टर्म पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर माइनस, तो पूरी साइंस जो है वो इन्वर्ट हो जाती है, राइट। 324 इक्वल टू 0। अब हमको 324 के प्लस 324 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 324 आता है प्लस में और एडिशन 45 आता है। यहाँ पे मेरे पास बिना टाइम वेस्ट किए फैक्टर्स अवेलेबल है, और क्योंकि दोनों का एडिशन मतलब प्लस में आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों को या तो प्लस साइन है या तो माइनस साइन है, क्योंकि बीच वाली टर्म को माइनस है तो हम दोनों को लेंगे माइनस। ये हो गए हमारे फाइनल फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9 प्लस 324, इन दोनों में से कॉमन जो हमने अभी तक किया, x माइनस 36, यहाँ पे तो x माइनस 36 ही रहेगा, और क्योंकि दोनों का देखो साइन इन्वर्ट हो गई है तो माइनस साइन है, और क्योंकि पहली टर्म देखना है बस, यहाँ पे 9x है यहाँ पे 9 है तो बाहर निकलेगा 9, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं x की वैल्यू एक बार 36 आने वाली है और x की वैल्यू एक बार 9 आने वाली है। तो द स्टेटमेंट विल बी इफ x इज 36, see if x is 36, John will have 36 minus 5, that is 31 marbles, and Jivanti will have 40 minus 36 marbles, that is 4 marbles. And if x is 9, then John will have 9 minus 5, that is 4 marbles, and Jivanti will have 40 minus 9, that is 31 marbles. तो आपको इस टाइप से फाइनल स्टेटमेंट लिखना है और कंक्लूड करना है ये प्रॉब्लम। Now the second problem is a cottage industry produces certain number of toys in a day. एक cottage industry है जो specific number of toys बनाती है एक दिन में. So let the number of toys in a day be x. अब x number of toys है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लिया हमने, ठीक है। The cost of production of each toy, हर एक टॉय का जो cost of production है in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. तो एक दिन में x टॉयज बनते हैं और वो बोल रहा है कि हर एक टॉय की कीमत जो है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज जो है उसको माइनस करना है, तो नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं x है, तो आंसर क्या हो जाएगा 55 माइनस x। सो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय
will be 55 minus x rupees, क्योंकि it is given in bracket that the currency is in rupees. So on a particular day the total cost of production, एक particular day पे total cost of production was 750. तो एक दिन में उसके जो प्रोडक्शन का कॉस्ट था वो 750 था. सो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, यानी कि एक्स फाइंड करना है बेसिकली. सो 750, देखो अगर आप सपोज करो डेयरी मिल्क खरीदने जाते हैं, डेयरी मिल्क आता है 10 रुपये का और आप लेते हैं 20 डेयरी मिल्क, तो आप कैसे निकालते हैं उसके टोटल कैश, कितने पैसे आपको दुकानदार को देने हैं वो कैसे निकालते हैं. जितने डेयरी मिल्क के एक डेयरी मिल्क का प्राइस है और जितनी क्वांटिटी आपने खरीदी है, मतलब 10 रुपीज़ इंटू क्वान्टिटी कितनी ली, 20 डेयरी मिल्क लिए, तो 10 इंटू 20, तो हम दुकानदार को कितने देंगे 200. तो बेसिकली हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, क्वांटिटी को प्राइस के साथ, एक सिंगल के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो हमको क्या करना है, यहाँ पे भी वही करना है. प्रोडक्शन 750 है तो टोटल कॉस्ट अगर 750 है तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक्स के साथ 55 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि मैंने बोला जैसे टोटल नंबर यानी कि क्वांटिटी यानी डेयरी मिल्क पकड़ लो 20 जितने डेयरी मिल्क खरीदे हैं और एक की कॉस्ट वो मल्टीप्लाई करके आता है 750. अब ब्रैकेट ओपन कर दिया, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750. हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स की टर्म, और ये इस साइड आ गया, बाद में आता है कांस्टेंट की टर्म. फिर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसमें क्या रहता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा, सॉरी एक्स स्क्वायर का जो साइन है वो हमेशा प्लस रहता है ताकि फैक्टराइजेशन में आसानी हो. वैसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं फिर, बट हम लोग फालतू कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे उसको. सो अब 750 के ऐसे फैक्टर्स जिसका मल्टीप्लिकेशन 750 आता है और एडिशन माइनस 55 आता है, तो माइनस 55 है और यहाँ पे प्लस है, बेसिकली दोनों को तो माइनस है ही. अब इसका जो आंसर है वो है 25 एंड 30. बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, 10 के साथ करके देखना है आपको, सब आपको वो करके देखना है. 25 और 30 आ गया, बीच वाली टर्म को मैंने कर दिया स्प्लिट. यहाँ से आसानी होंगी अगर 30x पहले लिखती हूँ और 25x बाद में लिखती हूँ. 750 इज इक्वल टू 0. देन x यहाँ पे आता है x माइनस 30 ब्रैकेट x माइनस 30 लिख ली, और क्योंकि दोनों की साइन इन्वर्ट, x की साइन इन्वर्टेड है मतलब बाहर माइनस लिया है, और दोनों का डिफरेंस x के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 25 है तो बाहर लिख दिया 25. x माइनस 30 एंड x माइनस 25. सो x इज आइदर 30 और x इज 25. सो यहाँ पे लिखना है कि नंबर ऑफ टॉयज जो एक दिन में बनते हैं वो या तो 30 टॉयज है या 25 टॉयज. So the third problem is find two numbers whose sum is 27 and product is 182. So दो नंबर्स है, अब उन्होंने कॉन्जिक्यूटिव या फिर ऐसे दिए नहीं है, तो हम लोग एक को लेट वन ऑफ द टू नंबर्स बी x. तो therefore second number will be, सेकंड नंबर क्या रहेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों का एडिशन क्या है, सम इज 27 दोनों का एडिशन है, तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो गया 27 माइनस एक्स. मतलब अगर ये 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, दोनों का एडिशन 27 है तो 27 माइनस 5 करके ही निकलेगा ना. वो लॉजिक लगाना है आपको. अगर टाइम पे ये एजम्पशन में कंफ्यूजन हुआ तो आपको रियल लाइफ में खुद को कुछ ऐसे, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में डेयरी मिल्क का बताया था, वैसे कुछ खुद को इम्प्लीमेंट करके देखना है कि हम कैसे निकालते हैं ये. सो दोनों के एडिशन से हमको x और 27 माइनस एक्स, ये दो नंबर तो मिल गए. अब दोनों का प्रोडक्ट है बोल रहा है वो 182. सिंपल, x इंटू 27 माइनस एक्स. सो दोनों का प्रोडक्ट यानी इसका और इसका प्रोडक्ट है 182. ये हो गया 27x, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0. अब करना है इसको फैक्टराइज. 182 एडिशन है दोनों का, लेकिन यहाँ पे बीच वाली टर्म माइनस में है, मतलब दोनों को क्या है माइनस है. सो यहाँ पे आता है आंसर 13 एंड 14. एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0. x कॉमन निकला तो x माइनस 13, यहाँ पे कॉमन ब्रैकेट, सोपी मेथड है एकदम इजी. x माइनस 13 पहले लिख लेना है. साइन चेक करना है दोनों की इन्वर्टेड है क्या, तो दोनों की साइन इन्वर्टेड है. पहली टर्म की माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गई, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गई. तो ऐसे टाइम पे माइनस कॉमन निकलना है और पहली टर्म को देखना है क्या डिफरेंस है, सिर्फ 14 का, बाहर लिख देना है 14. x माइनस 13, x माइनस 14. सो x इज आइदर 13 और x इज 14. सो द टू नंबर्स आर, अगर वो if the first number is 13 then the another will be 27 minus 13, and if the x is 14 then the second number will be 27 minus 14. यहाँ पे ये रहेगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन. सो द फोर्थ प्रॉब्लम इज
फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose square is 365. So दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो अगर हम लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, देखो मेरी हैंडराइटिंग फास्ट में थोड़े खराब आते हैं, आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, इसे मैं बोल बोल के लिखती हूँ, हैंडराइटिंग मेरे बोर्ड पे खराब आते हैं इसलिए. सो लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, तो सेकंड इंटीजर क्या रहेगा, क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव है यानी क्या एक के बाद एक आता है, तो अगर 5 है तो उसके बाद कौन आएगा 6, अगर 9 है तो कौन आएगा 10, 15 है तो कौन आएगा 16. तो बेसिकली ये नेक्स्ट नंबर आ कैसे रहा है, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें +1 करते जा रहे हैं. 5 का 6 कैसे हुआ +1 करके, 15 का 16 कैसे हुआ +1 करके. सो हमारा अगर फर्स्ट इंटीजर x है तो दूसरे में क्या करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट इंटीजर वुड बी x + 1, राइट. अब ये तो हो गया हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व. अब whose sum of whose square is 365, जिनका सम स्क्वायर्स का है 365, तो एक है x और एक है x + 1, मतलब सम ऑफ whose squares is 365. समझ के लिखना है. आप ऐसे कर देंगे अगर पहले सम और फिर दोनों का स्क्वायर, तो ये पूरा स्टेटमेंट ही उसका उल्टा हो गया, रॉन्ग हो गया. तो सम किसका बोल रहा है, वो दोनों के अलग अलग स्क्वायर्स का है 365, तो ये समझ के करना पड़ता है. अब यहाँ पे जो है ये तो x² था सिंपल, यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² दैट इज 1 का स्क्वायर इज 1. नाउ टेकिंग 365 कांस्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो x² + x² इट बिकम्स 2x² + 2x + 1 - 365 यानी हो गया -364 = 0. सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अब देखो यहाँ पे हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स बना के ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 364 से. लेकिन हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट, सो हमको क्या दिख रहा है कि 2 2 2 तीनों में कॉमन है, क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल नंबर है. सो हम क्या करेंगे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे. बेसिक अगर सिंप्लीफाई होता है हर एक प्रॉब्लम में तो पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद फैक्टराइज. यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x², यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 2 = 4. सो आंसर क्या आया -182. अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में माइनस है, इसका मतलब एक नंबर को प्लस है, एक नंबर को माइनस है. और कौन से नंबर को प्लस रहेगा और कौन से नंबर को माइनस रहेगा, उसके लिए हमको देखनी पड़ती है बीच वाली टर्म. तो बीच वाली टर्म प्लस है, तो बेसिकली बड़े नंबर को प्लस है, छोटे नंबर को माइनस है. अब इसके फैक्टर्स जो आते हैं वो आते हैं 14 और 13, और 14 और 13 में 13 छोटा नंबर है, इसलिए हमने छोटे नंबर को माइनस दे दिया क्योंकि बीच वाली टर्म प्लस है. सो हम इसको स्प्लिट करेंगे, 13x - 182 = 0. इन दोनों में से कॉमन निकला c, x + 14. ये मेरी इजी मेथड है, बाकी आपको कोई भी यूट्यूब के चैनल पे ये मेथड नहीं बताएगा सेकंड ब्रैकेट में कॉमन निकालने का, क्योंकि आप उसमें से कॉमन क्या 13 का मल्टीप्लाई सब करते बैठेंगे. बेसिकली क्या करना है, ये ब्रैकेट लिख लेना है, उसके बाद देखना है दोनों की साइन चेंज में क्या दिख रहा है. दोनों के साइन अगर चेंज है तो बाहर माइनस साइन निकालना है, अगर दोनों के साइन सेम है तो फिर बाहर प्लस साइन लिखना है. पहले साइन लिख लेना है, देन सिर्फ x की टर्म को देखना है. x की यहाँ पे x है, यहाँ पे 13 है, तो जो x का मल्टीपल है वो बाहर निकालना है. सो x + 14 x - 13, एक ब्रैकेट को इक्वेट करेंगे 0 से तो आता है -14, और एक ब्रैकेट को इक्वेट करेंगे तो आता है 13. लेकिन दोनों में से एक ही वैल्यू कौन सी लेंगे हम लोग, क्योंकि देखो आप अगर प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें लिखा है फाइंड 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिखा है. पॉजिटिव इटसेल्फ इंडिकेट्स कि जो आंसर है वो पॉजिटिव होना चाहिए. सो निग्लेक्टिंग, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, निग्लेक्टिंग -14 एज अ गिवन प्रॉब्लम इज टॉकिंग अबाउट अ पॉजिटिव इंटीजर. सो द आंसर इज 13. So the answer is 13 and 13 + 1, that is 14. The two consecutive integers are 13 and 14. So this will be our final solution. Now the fifth problem is bit different. ये geometry type का problem है. The altitude of, इसमें आपको geometry का एक formula काम में आएगा. So simple है. The altitude of right angle triangle is 7 centimeter less than the base. अब बेस से देखो अल्टीट्यूड एंड बेस क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये आप पहले देख लो. एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें बेस यानी जो नीचे है राइट, और अल्टीट्यूड यानी इसकी हाइट होती है. तो वो क्या बोल रहा है कि बेस जो भी होगा ठीक है उसमें से -7 सेंटीमीटर लेस बोल रहा है, -7 किया तो हमारी क्या आएगी, हाइट आएगी. द अल्टीट्यूड ऑफ
right angle triangle is 7 centimeter less than the base. If the hypotenuse is 13 centimeter, if the hypotenuse is 13 centimeter, every dimension is given in centimeter, every length is in centimeter, so we have to use centimeter only. Find the other two sides. Now see, हमको फाइंड जो भी करना रहेगा उसको पहले तो हम लोग x एज्यूम करते हैं. x किसको एज्यूम करेंगे, क्योंकि ये फिक्स अमाउंट है, इसको बेस को x एज्यूम करेंगे और ये फिक्स नहीं है, इसमें से -7 करके आया है, इसलिए यहाँ पे x -7. सो हमारे पास आ गया. सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर, देयरफॉर अल्टीट्यूड विल बी x -7 सेंटीमीटर. अब राइट एंगल ट्राइंगल का हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है विच इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर. सो वो लिख लेंगे हम. इन एवरी राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर. सो हाइपोटेनस क्या है हमारा 13 स्क्वायर, वन साइड हमारी कितनी है x स्क्वायर और अदर साइड कितनी है. अब इसको हम लोग एक्सपांड कर देंगे कौन से फॉर्मूला से, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 7 2 14x प्लस b स्क्वायर दैट इज 49. अब पूरे के पूरे टर्म्स एक साइड, इसका क्या हो जाएगा 169 13 का स्क्वायर. अब एक साइड पूरे ले लिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169. सो ये होता है -120. अब क्योंकि देखो लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम, इसमें भी कॉमन मल्टीपल आ रहा है 2 इससे भी डिवाइड होता है, इसमें भी डिवाइड होता है, इसमें भी डिवाइड होता है, तो हम कॉमन मल्टीपल डिवाइड कर लेते हैं फॉर सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम. 2 6 60. ठीक है. अब -60 मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए, तो बेसिकली एक को प्लस है एक को माइनस है. 12 60 बड़े नंबर को माइनस देना है क्योंकि मिडल टर्म माइनस है, तो 12 और 5 हमारे फाइनल फैक्टर्स x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल टू 0. x इन द ब्रैकेट x प्लस 5 माइनस 12 इन द ब्रैकेट x प्लस 5 x प्लस 5 x माइनस 12 x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 12. किसको लेंगे और किसको निगलेक्ट करेंगे. सो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी साइड ट्राइंगल की माइनस तो नहीं रह सकती. सो इन अ ट्राइंगल अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी अ नेगेटिव इंटीजर, सो नेगेटिव वैल्यू. सो taking base 12 centimeter, so the height becomes 12 minus 7, that is 5 centimeter. So this is our final answer, and you have to, what I have said, you have to write down it in statement. So this is the final, no, one more problem is remaining. So this is last problem I guess of, yes, last problem of 4.2 exercise. A cottage industry produces, cottage industry का second वैसी problem है, उसमें toys बनाती थी, इसमें pottery articles बनी. pottery articles इन्हें जो मिट्टी से बनते हैं, घड़े, अलग अलग pots, उसको pottery articles बोलते हैं. A cottage industry produces certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles. यानी कि अगर number of articles in a day be x, तो cost of each article उसने एक दिन क्या बैठ के खाली पीली में एक आर्टिकल को मेरे को कितने रुपए लगते हैं बनाने में वो निकाला. तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना निकला उसका, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स मोर 3 मोर बोल रहा है 3 मोर. पिछला प्रॉब्लम जो था वैसे टाइप का उसमें लेस था इसलिए हमने माइनस किया था, इसमें 3 मोर बोल रहा है. तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे प्लस 3. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज ₹90 ओनली, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड ईच कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स. सो वो क्या बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट, जैसे मैंने डेयरी मिल्क का एग्जांपल दिया था वो वाले प्रॉब्लम में, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, जो क्वांटिटी बन रही है और एक उसमें सिंगल का प्राइस वो मल्टीप्लाई करते हैं. तो जो क्वांटिटी बन रही है उसमें सिंगल का प्राइस मल्टीप्लाई करके निकलता है हमारा टोटल कॉस्ट, वो है 90. अब ये हो गया ब्रैकेट ओपन सिंपल, -90 इस साइड आ गया -90. अब इसमें से कॉमन मल्टीपल तो कुछ निकल नहीं रहा है, सो -180 क्योंकि कॉमन मल्टीपल तो कुछ निकल नहीं रहा है, राइट. यहाँ पे 15 लंबा एक फैक्टर्स ट्राई करने से अच्छा 15 एंड -12 आर दी फैक्टर्स इज द आंसर. सो 15 और -12 यहाँ पे फिक्स कर दिए क्योंकि 15 - 12 इज 3 एंड 15 इंटू -12 इज -180. सो 2x स्क्वायर, पहले मैं 12 का लिख लेती हूँ वो बेटर रहेगा. यहाँ पे 2x कॉमन निकलता है तो यहाँ पे बचता है x - 6, यहाँ पे x - 6
क्योंकि साइन चेंज हुई इसलिए प्लस लिखा बाहर, और यहाँ पे 15x यहाँ पे ये है तो 15 x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 15 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 15, यहाँ पे माइनस 15 वहाँ पे प्लस 15 वहाँ पे जाके माइनस 15 हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग x यानी क्या है, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। और कोई चीज़ अगर फैक्ट्री में बनती है तो वो निगेटिव रह सकती है। क्या मैं अगर फैक्ट्री खोलती हूँ, कुछ भी चीज़ बनाती हूँ, तो उसकी क्वांटिटी कभी निगेटिव रह सकती है। क्या मैंने आज 500 डेयरी मिल्क बनाए, डेयरी मिल्क की फैक्ट्री है तो 500 माइनस 500 बना सकती हूँ क्या? नहीं। इसलिए वो क्वांटिटी हम लोग निगलेक्ट करते हैं और हमारा फाइनल आंसर रहेगा x इज इक्वल टू 6, राइट। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म होता है, 4.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं 4.3 में। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए।